Today we will discuss about the software re-engineering में मेन हमारा री-इंजीनियरिंग होती क्या, व्हाट इज़ री-इंजीनियरिंग। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर री-इंजीनियरिंग जो है वो सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, यानी हमें इम्प्रूव करना है सॉफ्टवेयर को, लेकिन उसके लिए कोई हमें मेथडोलॉजी बनानी है, हमें कुछ प्रोसेस डिफाइन करना है कि किस तरह से हम उसको लेके चलेंगे। हम उसको कोई एडहॉक या ऑन द फ्लाई हम मेथड नहीं होगा, लेकिन उसको हम सिस्टमेटिकली डिफाइन करेंगे कि किस तरह से चीज़ों को आपने इम्प्रूव करना है, किस तरह से एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को कंपैटिबल रखना है, मेंटेनेबल रखना है, किस तरह से उसकी क्वालिटी को इन्हांस करना है, उसकी परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है, डिग्रेडेशन पे ना जाए, सॉफ्टवेयर कंटिन्यू रहे, बिजनेस को सपोर्ट करता रहे। किस तरह हम एक्सटेंड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की लाइफ और रिड्यूस कर सकते हैं उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। तो री इंजीनियरिंग हमारा इन चीज़ों को सपोर्ट करता है। पिक्टोरियल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें कि जो हमारे पास लिगेसी सिस्टम्स होते हैं, पुरानी लैंग्वेजेस के ऊपर डेवलप किए होते हैं, जैसे कोबोल, फोर्टान या इनिशियल सी, और अब हम चाह रहे होते हैं कि वो सिस्टम कोड जो हमने लिखा था उसमें कुछ कोडिंग यानी सिस्टमेटिक होता है, कुछ मैनुअल भी होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, डेटाबेसेस होते हैं, कुछ उनके प्रोसेसेस जो है वो मैनुअल होते हैं। तो अब हम इसके साथ जब हम डेटा को यूज़ करते हैं तो यूजेज के लिए हमारे पास जो मॉडल्स होते हैं सिस्टम के, वो हम मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं लेगेसी मॉडल्स। लेगेसी मॉडल एक्चुअली पुराने सिस्टम्स के लिहाज से बनाए जाते हैं और उसके कुछ ट्रेड ऑफ्स होते हैं। अब हम चाह रहे होते हैं इस लेगेसी मॉडल से सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करें, इम्प्रूव करें और उससे नए मॉडल ड्राइव करते हैं। जब नए मॉडल ड्राइव करेंगे तो उसमें आप एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं, आप अपने बिजनेस के जो न्यू रूल्स हैं, जो इनिशियल मॉडल में आपने नहीं बनाए थे और बाद में आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, उनको सपोर्ट करवाना चाहता है। इट मीन्स यू वांट टू इंटीग्रेट न्यू बिजनेस रूल्स, एक्सट्रैक्शन। आप एप्लीकेशन एक्सप्लोरेशन करते हैं और एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, और इस तरह से आपका जो एग्जिस्टिंग लेगेसी मॉडल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है न्यू मॉडल में या न्यू ड्राइव्ड मॉडल में। तो न्यू ड्राइव्ड मॉडल के अंदर एक्सटेंडेड इन्हांस्ड फंक्शनलिटी होती है, न्यू कॉन्स्टेंट्स आते हैं, न्यू सिस्टम्स के अंदर न्यू लैंग्वेजेस होती हैं, टेक्नोलॉजीज, जैसे कि इनिशियल सिस्टम आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे बेस करता है, और अभी आपका नया सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम जो है वो मल्टी प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट कर रहा होगा। इनिशियल सिस्टम आपका डेस्कटॉप बेस्ड सिस्टम था या सिंगल सिस्टम था, सिंगल कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम था, और अभी आपका सिस्टम जो है वो मल्टी डिवाइस सिस्टम बन गया या उसकी रिक्वायरमेंट है। यानी री इंजीनियरिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि आपका अभी सिस्टम जो है वो मल्टी डिवाइस की सपोर्ट दे, यानी आपका सिस्टम डेस्कटॉप पे भी हो, सर्वर पे भी हो, वो टैबलेट पे भी चले, वो मोबाइल पे भी चले, यानी मल्टी डिवाइस कंपैटिबिलिटी हो। जो मॉडर्न सिस्टम आपका डेवलप होगा वो मल्टी डिवाइस कैपेबिलिटी के साथ बनेगा और मल्टी डिवाइस कैपेबिलिटी को सपोर्ट करेगा। इनिशियल में आप स्क्रिप्ट लिख के रखते थे पुराने सिस्टम्स में, जो कि आपके सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए या मेंटेन करने के लिए यूज़ होता था, या बैच फाइल्स होती थी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती थी, या एमएल फाइल में उसको स्टोर करते थे। अभी आपके पास जो है नया मॉडर्न सिस्टम में आप चाह रहे होते हैं कि आपके पास न्यू प्लेटफॉर्म्स हो, जैसे कि न्यू विंडो हो, एप्पल का सिस्टम यूज़ करें, विंडो का सिस्टम यूज़ करें, या एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम यूज़ करें। तो यू नीड एन एडवांस वर्जन ऑफ द फाइल प्लेटफॉर्म्स। लेगेसी सिस्टम में आपके पास डेटाबेस होते थे, जैसे लेगेसी डेटाबेसेस हैं, मिस एक्सेस हो गया, एसक्यूएल हो गया, ओरेकल के पुराने वर्जन हो गए, 8 आई 9 आई। अभी आप डेटाबेस की डिपेंडेंसीज को रिड्यूस करना चाहते हैं और अपने सिस्टम को स्केलेबल बनाना चाहते हैं, सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स द क्लाउड बेस्ड सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड है, एज़्योर है, अमेज़ॉन का है, डिफरेंट क्लाउड बेस्ड सिस्टम पे आप मूव करना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका बिजनेस रूल्स को आप सपोर्ट
कराना चाहते हैं, आपकी नई एप्लीकेशन को आप एनहांस करना चाहते हैं, नई एपीआई इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं ताकि आपका सिस्टम जो है वो इंटरैक्टिव हो, यूज़र को इंगेज कर रहा हो, यूज़र उससे सेटिस्फाई हो जाए सिस्टम से, और उसके अंदर ये फंक्शनलिटीज़ जो है वो सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर दें. यानी इनडायरेक्टली यू आर हैंडशेकिंग द old system with the new system. You are leveraging the capability and functionality of new system, new technology, but preserving the data that is generated in the old system. अगर आप पुराने डेटा को डिस्कार्ड कर देंगे तो उसमें फिर आपका सिस्टम के अंदर एनालिटिक्स की सपोर्ट नहीं होगी. जैसे आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं तो वो जो एनालिटिक्स कर रहे होते हैं कि हमारे ट्रेंड्स क्या हैं, बिजनेस कैसे एक्सपेंड हो रहा है, कौन सी प्रोडक्ट्स कितनी सेल होगी फ्यूचर में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास पास्ट का डेटा हो ताकि हम फोरकास्टिंग कर सकें. हम डेटा की बेस पे डेटा इंटेंसिव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बना रहे होते हैं ताकि सिस्टम जब हमारा बने और उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो डेटा के बेसिस पे हो, बजाय के हम कोई मार्केट बेस या एडहॉक डिसीजन ले रहे हो जिसके ऊपर कोई बेसलेस डिसीजन ले रहे हो. तो बेसलेस डिसीजन जो है नॉर्मली पुअर डिसीजन होते हैं. डेटा इंटेंसिव डिसीजन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन होते हैं. सो यू आर मैनेजिंग दैट थिंग विद द प्रोविजन ऑफ डेटा ऑन द legacy system and availing the capability multi featuring of the modern system. अब री इंजीनियरिंग के अगर डिटेल में हम देखें, एक्चुअली वी आर डूइंग द सिस्टम एनालिसिस. सिस्टम एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सिस्टम को समझें कि उसमें कौन सी लिमिटेशंस हैं जो हमारे बिजनेस प्रोसेस को कंप्रोमाइज़ करती है या हमारा बिजनेस जो है उसकी एफिकेसी और एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रही है. तो हमें अपने कोड को देखना होगा कि कोड में क्या इश्यूज है. तो यू नीड टू रीस्ट्रक्चर द कोड. कोड अगर हमारा एफिशिएंट नहीं है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, रीडेबल नहीं है, मॉडिफाइबल नहीं है, वो सारी क्वालिटीज़ जो एक अच्छे सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, उनमें से कुछ क्वालिटीज़ अगर लैकिंग्स हैं तो वो क्वालिटी की लैकिंग्स को हमें फर्स्ट आइडेंटिफाई करना होता है. वो हम सिस्टम एनालिसिस से करेंगे. दैन हमें उनको फिक्स करना होगा, कोड स्ट्रक्चरिंग करनी होगी. कोई डिज़ाइन फ्लॉज हैं तो डिज़ाइन फ्लॉज को आइडेंटिफाई करना है और उसकी इम्प्रूवमेंट की स्ट्रैटेजीज बनानी है. कोई टेक्नोलॉजी अगर हम प्रीवियस जो है वो क्लासिकल या ट्रेडिशनल लेगेसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो यू नीड टू शिफ्ट द टेक्नोलॉजी माइग्रेशन की ज़रूरत है. क्वालिटी के कोई स्टैंडर्ड्स आपके पास कोई अच्छे नहीं थे, यू हैव डिफाइंड सम मैट्रिक्स एंड रूब्रिक्स टू इन्हांस द सिस्टम. तो क्वालिटी के पैरामीटर्स या मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए आप क्वालिटी को इन्हांस करने जा रहे होंगे. तो ये मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो क्वालिटी इंजीनियरिंग के यानी री इंजीनियरिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. अगर री इंजीनियरिंग का प्रोसेस देखें हम तो हमारे पास इनिशियली ओरिजिनल में ओरिजिन ऑफ प्रोग्राम, ओरिजिनल प्रोग्राम होगा. उसके हम सोर्स कोड को एनालाइज करेंगे. पहले उसके लिए ट्रांसलेशन के लिए डिफरेंट कंपाइलर्स की टेक्निक देखेंगे, डिफरेंट पार्सर्स देखेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स होंगी जिसमें कोड की सूटेबिलिटी और कोड के अंदर एक्सटेंडेबिलिटी के फीचर को एनालाइज करेंगे. दो प्रोसेस के लिए होते हैं. नंबर 1 कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग करें और नंबर 2 आप प्रोग्राम की रीस्ट्रक्चरिंग करें, जो से हमने कल डिस्कस किया था कि आप कोड को फैक्टराइजेशन करेंगे. कोड फैक्टराइजेशन या कोड पार्टीशनिंग इन द डिफरेंट मॉड्यूल्स सो दैट इट कैन बी इजीली मॉडिफाइबल, एक्सपेंडेबल, चेंजेबल, इन्हांसेबल, इम्प्रूवेबल हो जाए. रिवर्स इंजीनियरिंग की कल हमने एस्पेक्ट डिस्कस की थी कि रिवर्स इंजीनियरिंग किस लिए करते हैं, ताकि एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम समझ सकें और उस सिस्टम को हम इम्प्रूव करके उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो लैकिंग्स हैं या उसकी लिमिटेशंस है उसको ओवरराइड कर सकें. तो रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस कहाँ से होगा कि एक्चुअली आप प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं. प्योर डॉक्यूमेंटेशन होंगी, उनको आप इन्हांस करेंगे, जो कोड के अंदर रिडंडेंसी होगी उनको रिड्यूस करेंगे और प्रोग्राम का आप मॉड्यूलराइजेशन की तरफ लेके जाएंगे.
प्रोग्राम स्ट्रक्चरिंग भी यही काम कर रहा होता है। आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम करेंगे तो एक्चुअली यू आर मॉडुलराइजिंग। तो दोनों तरफ से आप आके एक्चुअली आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम को, और मॉडुलराइजेशन स्ट्रेटजी आपकी लगती है। वंस आपका प्रोग्राम मॉडुलराइज हो चुका, अब आपने डेटा री इंजीनियरिंग करनी है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में। देन यू हैव टू डू द डेटा री इंजीनियरिंग। डेटा री इंजीनियरिंग क्या होगा कि हमें डेटा, जैसे हमने पिछले पॉइंट पे समझा कि यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिशनल डेटा था, ट्रेडिशनल सिस्टम्स में रखते थे। अब हमें समझना होगा कि ये डेटा किस तरह का है, कौन सा स्कीमा लगा हुआ है इसमें, RDBMS है या नेटवर्क है या हायरार्चिकल मॉडल है, कौन सा मॉडल लगा हो, उस मॉडल के मुताबिक हमें डेटा इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। डेटा को समझना पड़ेगा किस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकें, और इसका आउटकम होगा री इंजीनियर डेटा, जो कि हम सिस्टम में प्रेडिक्शन, फोरकास्टिंग और सिस्टम को नए सिस्टम में जो हमें डेटा की नीड्स होगी उसके लिए यूटिलाइज कर सकें। डेफिनेटली री इंजीनियरिंग इज नॉट अ चीप, इट इज रिक्वायर्स अ कॉस्ट, और कॉस्ट फैक्टर्स जो है उसमें डिपेंड करेगा कि आप कितनी क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर को कितनी क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेन रखना चाहते हैं री इंजीनियरिंग के प्रोसेस के दौरान। टूल्स किस तरह के इस्तेमाल करेंगे, और वो टूल्स कितना लेवल पे आपको किस एक्सटेंट में सपोर्ट कर रहे हैं री इंजीनियरिंग प्रोसेस को। एक्सटेंट ऑफ डेटा कन्वर्जन कितनी है, यानी आपका डेटा जो है वो इनिशियली कौन से फॉर्मेट में स्टोर है, फिर आप किस फॉर्मेट में उसको लेके जाना चाहते हैं। डेफिनेटली अगर आप डेटा की क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसकी प्रिसीशन, उसका अगर फ्लोटिंग पॉइंट है तो उसका मैंटीसा हाई लेवल का हो, उसके फ्लोटिंग पॉइंट के लिए ज़्यादा नंबर रखे हो, और आपके पास ये ब्रॉडनिंग द डेटा के ऑप्शंस होने चाहिए। सो डेटा कन्वर्जन की आप टेक्निक वहाँ पे एक्सटेंड देखेंगे कितना डेटा कन्वर्जन हो सकता है, उस लिहाज से कॉस्ट फैक्टर ग्रो करेंगे। जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ही आपको क्लाउड के अंदर ज़्यादा डेटा स्टोरेज बाय करना पड़ेगा, तो इस तरह से भी कॉस्ट फैक्टर अफेक्ट करेंगे। दी अवेलेबिलिटी, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, कितने लोग हैं जो एग्जिस्टिंग सिस्टम यानी ट्रेडिशनल सिस्टम में क्लासिकल मॉडल उनको समझ के वो नए मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर दैट यू रिक्वायर स्टाफ, एक्सपर्ट स्टाफ फॉर री इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो एक्सपर्ट स्टाफ होगा तो जिस लेवल का होगा उतना ही आपके लिए उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट फैक्टर एक्सपर्ट स्टाफ की यूसेज, उसकी इन्वॉल्वमेंट और सिस्टम को री इंजीनियरिंग करने में उसकी टाइम स्पेंड के लिहाज से कैलकुलेट होगी। सोर्स कोड की अगर हम बात करें, सोर्स कोड ट्रांसलेशन अनदर इशू। इनिशियली आपका किसी पुराने लेगेसी लैंग्वेज में अगर सिस्टम है तो इट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग द कोड फ्रॉम वन लैंग्वेज लाइक फोर्टान टू अनदर लैंग्वेज लाइक सी, या सी से आप पाइथन में जा रहे हैं और पुरानी लैंग्वेज से आप नई लैंग्वेज में, मॉडर्न लैंग्वेज में जा रहे हैं, आप सॉलिडिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप गाला में स्काला में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी लैंग्वेज में लेके जा रहे हैं। आप ब्लॉकचेन पे लेके जा रहे हैं सिस्टम, तो उस लिहाज से उसकी चेंजेस हो जाएंगी। मे बी नेसेसरी बिकॉज हार्डवेयर प्लेटफॉर्म जो है उसकी अपडेशन होती है, हार्डवेयर के लिहाज से कंपैटिबल बनाने के लिए आपको सोर्स कोड के अंदर चेंजेस करने चलते हैं। स्टाफ स्किल्स शॉर्टेज भी होती है हमारे पास, उसकी ट्रांसलेशन के अंदर जो चैलेंजेस या बैरियर हैं, अगर हमारे पास स्किलफुल स्टाफ नहीं है या कम है तो भी हमारे लिए चैलेंज क्रिएट हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज चेंज, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, दे आर नॉट फिक्स, दे आर नॉट रिजिड, तो वो उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। तो आपके पास सोर्स कोड को मॉडिफाई करना है, ट्रांसलेट करना, ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है इन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी के कंटिन्यूअस मॉडिफिकेशन से, चेंजेस से। So only realistic if an automatic translator is available. अगर हम मैन्युअल करेंगे तो it will be very hectic and very difficult for this code. अगर ट्रांसलेशन के प्रोसेस को जाएं हम, तो सबसे पहले हमारे पास सिस्टम आएगा जो कि इंजीनियर करना है हमें, टू बी री इंजीनियर्ड। आइडेंटिफाई करेंगे सोर्स कोड को,
उसके डिफरेंसेस को कितना वेरिएंट है, कितना उसके अंदर जो हम टारगेटेड फीचर लाना चाहते हैं उन फीचर को कितना सपोर्ट कर सकता है, या ऑलरेडी उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर हमें टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, अगर है तो उसके लिए फिर क्या हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी पड़ेगी कोड को डेवलप करने के लिए। देन डिज़ाइन द ट्रांसलेटर इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आपके पास वी कैन से जो कोड है आपका, जैसे आपने कहा कि पाइथन में जो उसमें फोटर में लिखा होता है उसको हमने ट्रांसलेट करना है, तो आपको ट्रांसलेटर इंस्ट्रक्शन बनानी पड़ेगी। और इसके लिए बेहतर यह है कि अगर आपको कोई टूल मिल जाए, जैसे कि आजकल हमारे पास लामा या डिफरेंट चैट जीपीटी टाइप के टूल हैं जो LLM बेस्ड टूल हैं, कोड को ट्रांसलेट करने के लिए इजीली ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो ये और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो आपका जो सिस्टम टू बी इंजीनियर है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर लेगा कोड, और नया कोड आपका नई टेक्नोलॉजी के लिहाज से बन जाएगा। जब मैन्युअली अगर आप करें या ऑटोमेटिकली करें, जो भी कोड आपका ट्रांसलेट हो जाएगा तो एक्चुअली यू हैव री इंजीनियर्ड द सिस्टम। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के अंदर जो प्रोसेस आपका था वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि किस तरह से प्रोसेस चलेगा और किस तरह से उसके स्टेप बाय स्टेप हम कोड को मॉडिफाई करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव की तरफ चले, जो हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ री इंजीनियरिंग है, तो जैसे हमने कहा था कि उसका मेन कंसेप्ट है कि मेंटेनेबिलिटी को इंक्रीज करना, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, रिलायबिलिटी को इंक्रीज करना, और टेक्निकल जो नेटिकेटीज है, डेबिट है, उनको रिड्यूस करना ताकि टेक्निकल सपोर्ट बढ़ सके। और उसके साथ हम सोच रहे हैं कि हम सिस्टम में मेंटेन करते रहें ताकि हमारी सिस्टम की लाइफ इंक्रीज हो जाए और वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपैटिबल रहे। फ्यूचर में जो आप टेक्नोलॉजीज उनके साथ सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना चाहें तो फ्यूचर ग्रोथ को भी सपोर्ट करें। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जब आप बिजनेस किसी भी बिजनेस के लिहाज से सिस्टम बनाते हैं तो उसके बिजनेस के जो प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस को भी री इंजीनियर करते हैं। ऑर्गेनाइज, जैसे लेट्स सपोज ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स नॉट टास्क। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या हम आउटकम लेना चाहते हैं री इंजीनियरिंग से। हम कोई टास्क चेंज नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल हमारा आउटकम से अलाइन होगा, यानी आउटकम हमारा सामने होगा जिसको हम देख के हमारे प्रोसेसेस या हमारे स्टेप्स स्ट्रक्चर होंगे। सो इन दैट केस आइडेंटिफाई करेंगे आप वो प्रोसेसेस जो ऑर्गेनाइजेशन के मेन प्रोसेस है, फिर उनमें से प्रायोरिटाइज देम इन ऑर्डर टू रीडिजाइन द एजेंसी। इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वर्क इनटू अ रियल वर्क, यानी जो इंफॉर्मेशन की जनरेशन या प्रोसेसिंग है उसको आप रियल वर्क में कन्वर्ट करेंगे ताकि आपकी जो प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हो, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन हो। जो ट्रीट द ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज एज दे वर सेंट्रलाइज्ड, यानी एज्यूम करेंगे आप कि एक्चुअली आपके जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है बल्कि सेंट्रलाइज हैं, ताकि आप बिजनेस प्रोसेस को जब इंजीनियर करें तो आपके लिए ईजीनेस हो जाए और आप उसके मुताबिक सिस्टम को होली सोली डिज़ाइन कर सकें। लिंक पैरेलल इंस्टेड ऑफ जस्ट इंटीग्रेटिंग। आप कोशिश ये करेंगे कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को कंबाइन करने की बजाय उनको पैरेलल में चलाने की कोशिश करेंगे ताकि पैरेलल में चलें और आपका सिस्टम की तरफ बढ़ा जाए। पैरेलल में चलेंगी तो हर एंगल पे कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, हर कंपोनेंट में आपकी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही होगी। तो यू डिज़ाइन इट इन दैट वे कि उसमें पैरेलल एक्टिविटीज परफॉर्म हो सके। डिसीजन पॉइंट वेयर द वर्क परफॉर्म एंड कंट्रोल इनटू द प्रोसेस। तो ये भी एक एसेंशियल पार्ट है कि जब आप डिसीजन लेंगे तो डिसीजन पॉइंट को डिसाइड करें कि कितने काम के बाद आपने क्या डिसीजन लेना है, कौन से प्रोसेस जो है आप कंट्रोल करेंगे और उसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें कि हम जो डिज़ाइन करेंगे सिस्टम, उस डिज़ाइन सिस्टम के मुताबिक हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे और उस तरह के एनालाइज करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए उसके जो हैं
जो प्रोसेस कंट्रोल करने होंगे उसको हम स्ट्रक्चर करेंगे। कैप्चर द इंफॉर्मेशन वंस एंड एट द सोर्स, जो इंफॉर्मेशन आपके पास आए और सोर्स के पास ही उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लें, ताकि हमें दोबारा फैच करना होगा तो हमें सोर्स से इजीली इंफॉर्मेशन फैच हो जाएगी। डेवलपिंग न्यू सिस्टम्स बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, नए सिस्टम बनाने जा रहे हैं हम री इंजीनियरिंग से, तो इस तरह की री इंजीनियरिंग को हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इसमें एक्चुअली आपका आउटकम क्या है कि नया सिस्टम बन जाए, और नए सिस्टम बनाने के लिए की वजह ये है कि आपके पास यूजर्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, वो रिक्वायरमेंट चेंज हो गई तो उस रिक्वायरमेंट चेंज के से आपने रिक्वायरमेंट चेंज के लिहाज से आपने सिस्टम के अंदर जो यूज़र की रिक्वायरमेंट मॉडिफाई हो रही है उसको इनकैप्सुलेट करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, उसके फीचर्स को डालना है। उसके लिए अगर आपको नए टूल्स, नई टेक्नोलॉजीज़ का यूटिलाइजेशन करना पड़े तो उन यूटिलाइजेशन को देखेंगे कि कौन से टूल्स या टेक्नोलॉजीज़ ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और आपके काम को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए वो टूल्स और टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहे हैं। यानी इस तरह से जब आप फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो यू आर डिज़ाइनिंग द सिस्टम फ्रॉम द स्क्रैच, इनिशियल से ही आप बिल्कुल ज़ीरो से आप सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की प्रैक्टिसेस आ जाएंगी। उसके फिर प्रिंसिपल्स हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब फॉरवर्ड इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग को डिफ्रेंशिएट करें और हमारे पास दोनों को कैसे मिलाएंगे तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस आती हैं, उन सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस को आप डिज़ाइन करते हैं, देन इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर नया सिस्टम आपका डेवलप हो जाता है, न्यू सिस्टम आउटकम में आ जाएगा। री इंजीनियरिंग में आप क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को आप अंडरस्टैंड करते हैं, उसके अंदर कोड को इम्प्रूव करते हैं, उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और फिर अंडरस्टैंड करने के बाद आप ट्रांसफॉर्म करते हैं कि जहाँ पे लैकिंग्स हैं, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे कोड को चेंज करने की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं और उस तरह से आपका सिस्टम जो है वो करंटली उन तमाम मॉडिफिकेशंस को सामने रखते हुए, उनको प्रायोरिटाइज करते हुए ट्रांसफॉर्म करता है नए सिस्टम में। वो नया सिस्टम एक्चुअली फ्रॉम स्क्रैच न्यू सिस्टम नहीं होता, वो री इंजीनियर्ड सिस्टम कहलाता है। तो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में आप नया सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं, जबकि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आप री इंजीनियर्ड सिस्टम विद कंपैटिबल और एक्सटेंडेड लाइफ वर्जन के साथ उसको लॉन्च कर रहे होते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग कल हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम को, कोड को अंडरस्टैंड करते हैं, कोड में जो डॉक्यूमेंटेशन के फ्लॉज होते हैं उन फ्लॉज को हम रिकवर करते हैं और फिर रीडिज़ाइन करते हैं, एक्सट्रैक्टिंग द डिज़ाइंस ऑफ द सिस्टम और उसके मुताबिक बना देते हैं। ये कंपोनेंट हमने कल क्लास में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, तो हम कहते हैं जैसे चोरी दामन का साथ है। आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट लेंगे, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग से कोड करेंगे, और कोड लेंगे आप उससे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट डेवलप करेंगे, तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग होता है। एक्चुअली ये प्रोसेस फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, जब ये साइक्लिक प्रोसेस चलता है तो एक्चुअली हम इसको कहते हैं री इंजीनियरिंग। दिस इज कॉल्ड री इंजीनियरिंग। यानी फॉरवर्ड इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग आपका कम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस है। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग हम यूज़ कर रहे हैं नए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, नए सॉफ्टवेयर कह लें, हॉरिज़ॉन्टली या कोई कंपोनेंट्स कह लें, कोई मॉड्यूल कह लें। और रिवर्स इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग कोड में जो पुअर कोड हुआ है उसको कोड को मॉडिफाई करने के एफिशिएंट, इम्प्रूव्ड और अंडरस्टैंडेबल, रीडेबल, एक्सपेंडेबल, एक्सटेंडेबल बनाने के लिए, ये सारे फीचर डालने के लिए हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कोड को और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट डेवलप करते हैं। तो ये सर्कुलर प्रोसेस चलता रहता है, साइक्लिक प्रोसेस। यानी इन शॉर्ट अगर हम कहें कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, तो फॉरवर्ड मीन्स
build a new system. Reverse means understand old system. Forward means रिक्वायरमेंट ड्रिवन सिस्टम, यानी एक्चुअली यूज़र से आपने रिक्वायरमेंट ली, उसको इनकैप्सुलेट करके, इनकारपोरेट करके आपने नया सिस्टम बना दिया जिसमें वो यूज़र के सेटिस्फैक्ट्री लेवल को इन्हेंस कर रहा है और यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने सिस्टम ड्राइव कर दिया। सो रिक्वायरमेंट ड्रिवन सिस्टम बनेगा वो न्यू सिस्टम। रिवर्स क्या होगा? कोड ड्रिवन, यानी आपका जो कोड था, जो कोड के अंदर चेंजेस चीज़ें थी, आपने वही उसी को यूज़ करके उसके अंदर रिफाइनमेंट की है, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, उसकी डेटा स्ट्रक्चर चेंज कर दी, उसके जो कन्वेंशंस थी वो यूज़ कर ली ताकि कोड की रीडेबिलिटी हो। तो ये कोड ड्रिवन होगा। एक्चुअली जो कोड होगा उसी लिहाज से आपका आउटकम बनेगा। यहाँ पे यूज़र की रिक्वायरमेंट के लिहाज से आउटकम बनेगा फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती है री इंजीनियरिंग में। री इंजीनियरिंग दोनों के कम्बिनेशन का नाम। बिजनेस में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं, बिजनेस मॉडिफिकेशन, रूल्स चेंज होना, कांस्टेंट चेंज होना, मार्केट ट्रेंड चेंज हो गए, मार्केट का प्रेशर आ गया, ये हमारे पास बिजनेस ड्राइवर्स। ये बिजनेस के वो कंपोनेंट है जो एम्फसाइज करते हैं, फोकस करते हैं कि किस तरह से आप हाई मेंटेनेंस कास्ट को मेंटेन करेंगे। मार्केट कंपटीशन होता है जो, उसी लिहाज से भी आपके री इंजीनियरिंग को ट्रिगर, यानी ये ड्राइवर्स हैं, बिजनेस के ड्राइवर्स जो री इंजीनियरिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए हमें पुश करते हैं। कस्टमर की डिमांड है, कस्टमर कहता है नहीं जी तुम्हारा सिस्टम बहुत पुराना हो गया हमें, या वो कहता है बहुत स्लो है, इसमें कुछ परफॉर्मेंस नहीं आ रही, या आप कहता है यूज़र इंटरफेस जो है वो आपके मार्केट में एग्जिस्टिंग सिस्टम का ईजी है, आपका सिस्टम मुश्किल है। तो ये कस्टमर की डिमांड भी होती है। कुछ रेगुलेटरी एजेंसीज कहती हैं कि आपके सिस्टम में जो प्रोसेस फ्लो है वो हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, उसमें हमें पता चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारे पास उसकी डेटा आनी चाहिए, हमारे पास उसकी लॉग जनरेट होनी चाहिए, हम आपके सिस्टम को व्यू कर सकें। तो फिर आपको उन सिस्टम को व्यू कराने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ अपना डेटा शेयर करने के लिए भी आप सिस्टम की री इंजीनियरिंग करते हैं। यानी यू आर री इंजीनियरिंग द सिस्टम सो दैट योर रेगुलेटरी अथॉरिटी कैन monitor your business processes, business flows. और लास्ट बट नॉट लीस्ट है टेक्नोलॉजी अपग्रेड। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आर्किटेक्चर चेंज हो गई, 16 बिट से 32 बिट पे चले गए, 32 बिट से 64 बिट पे चले गए, ये सारा सिस्टम भी आपका चल रहा होता है। तो इस तरह से जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं तो ये प्रोसेसेस आपको हेल्प कर रहे होते हैं कि ये यानी ड्राइविंग फोर्स होते हैं आपके बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को मॉडिफाई करने के लिए। सो दीज आर द प्रोसेस दैट यू कैन से ट्रिगरिंग द री इंजीनियरिंग प्रोसेस। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इसकी नीड कब पड़ती है? वाई री इंजीनियरिंग इज़ नीडेड? सिस्टम इज़ अनस्टेबल। सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं रहा, उसमें स्टेबिलिटी खो गया। अब आपके पास कोई और हल नहीं है कि आप उसको दोबारा से री इंजीनियर करें, आपको करना ही पड़ेगा। या परफॉर्मेंस इज़ एक्सट्रीमली लो, परफॉर्मेंस इस लेवल पे चल गई कि सिस्टम यूजेबल नहीं रहा, या सिक्योरिटी जो है आपके सिस्टम की वो वीक है, देयर इज़ एक्सपोजर टू द थ्रेट्स, कि आपका सिस्टम हैक हो सकता है, कोई मेलसम रैनसम अटैक हो सकता है, कोई मालवेयर आके अपने सिस्टम आपके डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो सिक्योरिटी वीक है। या टेक्नोलॉजी इतनी आउटडेटेड हो गई है कि जो उसके साथ कंपेटिबल सिस्टम दूसरे हैं वो अपनी कंपेटिबिलिटी लॉस कर रहे हैं। और कॉस्ट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपके सिस्टम को यूज़ करने की कॉस्ट बढ़ रही है तो वो भी एक है कि उसको आप किस तरह से रिड्यूस करें, किस तरह से रिफाइन करें। तो कॉस्ट आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। लाइफ साइकिल की अगर बात करें, री इंजीनियरिंग का जो लाइफ साइकिल है वो शुरू होता है हमारा सिस्टम असेसमेंट से। पहले हम सिस्टम में सिस्टम को सही से असेस करेंगे कि उसमें क्या इश्यूज हैं, यानी उसका एनालिसिस होगा। देन आप रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, समझेंगे कि इसमें वो जो इश्यूज हैं वो पुअर डॉक्यूमेंटेशन से हैं, इनएफिशिएंट कोड से हैं, या आपके कोड के अंदर जो रीडेबिलिटी के इश्यूज हैं उनकी वजह से हैं। ये करेंगे।
फिर आप रीस्ट्रक्चर करेंगे कोड को, यानी मॉड्यूलर अप्रोच में लेके जाएंगे, मॉड्यूलराइज करेंगे। देन फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करेंगे, आप यूज़र्स की न्यू रिक्वायरमेंट लेंगे और न्यू रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो नए फीचर डेवलप करेंगे और नए फीचर डेवलप करने के बाद वो सिस्टम में डाल देंगे, एज ए न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। आप सिस्टम को टेस्ट करेंगे क्या है कि इट इज़ परफॉर्मिंग वेल, वो जो डिस्टेंस के लिए डिज़ाइन किया गया था वो काम कर रहा है या नहीं। उसको अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जो भी आपकी टेस्टिंग आती है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, वो सारी टेस्टिंग लगाएंगे। और टेस्टिंग के बाद जब चेक कर लेंगे सिस्टम ओके है, देन डिप्लॉय करेंगे। तो डिप्लॉयमेंट नेक्स्ट स्टेज पे होगी। अगर पूरा कंप्लीट फ्लो को देखें हम इंजीनियरिंग का, तो वो एनालिसिस, देन डिज़ाइन, देन इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट के बाद फिर कंटिन्यूस मेंटेनेंस। अच्छा, ये मेंटेनेंस हमें करनी पड़ती है जब हमें सिस्टम में कुछ कमी आती है। और कमी कैसे पता चलती है, उसके लिए हमें कंटिन्यूस फीडबैक चाहिए सिस्टम का, क्या है कि सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं। जब यूज़र यूज़ करेंगे तो यूज़ करने के बाद सिस्टम को वो देखेंगे उसके अंदर क्या फ्लॉज हैं, अगर सही चल रहा होगा उसका भी फीडबैक देंगे, किस चीज़ को इम्प्रूव कराना है उसका भी फीडबैक देंगे। अगर कोई एफिशिएंसी के, नेटवर्क के इश्यूज़ है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ है, यूजेबिलिटी के इश्यूज़, सारा फीडबैक मिलेगा। उस फीडबैक से आप ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। और फिर क्वालिटी इश्योरेंस और क्वालिटी चेकिंग वो इम्पॉर्टेंट है, क्या है कि वो जो प्रोसेसेस हैं वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं। या क्वालिटेटिव मैट्रिसेस के ज़रिए आप उसको असेस कर सकते हैं कि कितने लेवल के अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, अच्छे लेवल के अच्छे कंपोनेंट हैं। बेनिफिट क्या होंगे री इंजीनियरिंग से, आपके सिस्टम की लाइफ बन जाएगी, लॉन्गर सिस्टम लाइफ। यानी आपका सिस्टम, आप पहले ये था कि मैं 2 साल और चलेगा, उसके बाद आपको नया सिस्टम बनवाना पड़ेगा। तो अगर आपने सिस्टम री इंजीनियरिंग की है तो उससे उस सिस्टम की लाइफ बन जाएगी 10 साल, 15 साल वो चल सकता है। मेंटेनेंस कास्ट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपने कोड को रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए उसकी डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूव कर दी है, तो उसकी मेंटेनेंस कास्ट ओवरऑल कम हो जाएगी। परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, क्योंकि आपने रिडंडेंसी ख़त्म कर दी, कोड को कम्पैक्ट कर दिया, कोड को ऑप्टिमाइज़ कर दिया, तो अब आपका सिस्टम बेटर परफॉर्म करेगा। इम्प्रूव सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटीज़ को आपने आइडेंटिफाई किया, वल्नरेबल एरियाज़ को कोड किया कि ताकि वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस कर ले। थ्रेट्स प्रिवेंशन स्ट्रेटजी लगाई, थ्रेट्स और प्रिवेंशन और रैंसम अटैक्स वगैरह जो सिक्योरिटी अटैक्स उनकी प्रिवेंशन के लिए आपने चेक्स लगा दिए, तो आपकी सिक्योरिटी इम्प्रूव हो गई। हायर यूज़र सेटिस्फेक्शन, जब आप यूज़र्स की नीड को समझेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नए फीचर ऐड करते रहेंगे और सिस्टम में ये फ्लेक्सिबिलिटी सिखाएंगे। अगर यूज़र कोई चीज़ रिक्वायरमेंट चेंज करता है तो उसके लिहाज से आप उसको मॉडिफाई करके दे सकें, तो ये यूज़र की रिक्वायरमेंट सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। अभी आपने कुछ सिस्टम्स लेने हैं, लेट्स सपोज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखें, आपके सीएमएस को देखें, ईआरपी सिस्टम जो आपके पास लगे हुए हैं, एलएमएस को देखें, या आपके सराउंडिंग में, या आप जहाँ पे इंटर्नशिप प्लान कर रहे हैं या प्लग की है वहाँ पे जो ईआरपी सिस्टम लगे हुए उनको देखें और उनको एक्सप्लोर करें और देखें उनकी आर्किटेक्चर कैसी है, कहाँ पे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, कहाँ पे किस तरह की डेस्कटॉप बेस्ड सिस्टम है या मल्टी डिवाइस सिस्टम है। फिर देखिए कि अगर हम री इंजीनियरिंग करके उनको माइक्रो सर्विसेज प्रोवाइड करें तो उनका प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से आप स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, किस तरह से उनका अगर फेलियर्स है, डाउन टाइम है, उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, या डिफरेंट केस स्टडीज आपने एक्सप्लोर करनी है और उसके लिहाज से सिस्टम डिज़ाइन करना है। तो ओवरऑल हम कंबाइन करें जो हमने चीज़ें सीखी है, तो रीफैक्टराइजेशन करेंगे आप, उसमें आप डिफरेंट ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं कोड को रीफैक्टर करने के लिए, और ओरिजिनल सोर्स कोड जो है उसको आप पार्सर के जरिए ट्रांसलेट करते हैं और कोड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। जब कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है, रीफैक्टरिंग प्रोसेस से गुजर जाता है, उसका डिटेल व्यू नज़र आने लग जाता है, तो हम उसके डिटेल व्यू को भी रिफाइन करेंगे। जैसे अब यहाँ पे राइट साइड में आपका डिटेल व्यू नज़र आता है, यानी आप पहले जो है अगर कोई सर्विसेज यूज़ कर रहे थे प्रिंटिंग की, तो अब वो सिंपल बेटर सर्विसेज हो जाएंगी।
कोई आप इंटरफेसेस यूज़ कर रहे थे तो उनका एस्थेटिक लुक हो जाएगा, उनके HCI कंपोनेंट इम्प्रूव हो जाएंगे, यानी ह्यूमन कंप्यूटर रिलेशन कंप्यूटर इंट्रैक्शन लेवल पे आप कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट करेंगे जिससे ह्यूमन इंट्रैक्शन ईजी हो जाएगी। कोई मॉडल की एवेल्यूएशन करेंगे कि जो आपने मॉडल प्रपोज करके लगाया है क्या आया कि उस मॉडल के मुताबिक ये सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं। मैट्रिक्सेस यूज़ करेंगे उसके लिए मॉडल की, देखिए कौन सी क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रहा है, कुछ क्राइटेरिया पे फेल है, टोटल ओवरऑल किसकी परफॉर्मेंस में क्या अपलिफ्ट आया है। तो अभी आपको एनालाइज करना होगा डिफरेंट सिस्टम्स को, आप नाम देंगे और उसके बाद डिफरेंट सिस्टम को जो री इंजीनियरिंग, फैक्टराइजेशन और रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस से गुजारेंगे और बताएंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि उनके ड्राइविंग फोर्स क्या थी, यानी बिजनेस के कौन से ड्राइवर्स थे जिसकी वजह से वो सिस्टम री इंजीनियर किया गया।